तो लोक तथा विकासशील देश की अगर बात करें, ध्यान देंगे आपका टॉपिक फुल्ली चल रहा है क्या, पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। तो लोक वित्त का विकासशील देशों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। देखिए हमारा भारत क्या है, विकसित या विकासशील, विकासशील, डेवलपिंग या डेवलप्ड, डेवलपिंग। तो लोक वित्त का विकासशील देशों में महत्वपूर्ण स्थान होता है। विकासशील देशों में सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आय वितरण की असमानता को कम करने के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहजता से सफल हो सकती है। विकासशील देशों में सरकार राजकोषीय नीति के माध्यम से स्थिरता के साथ आर्थिक विकास तथा आय वितरण की असमानता को कम करने के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहजता से सफल हो सकती है। और इस बात को लेकर वाल्टर हेलर का धारणा क्या है कि विकासशील देशों में जो टैक्स है, कर तथा बजट नीति के आर्थिक उद्देश्य निवेश को प्रोत्साहित करना, बोले तो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना, मूल्य स्थायित्व तथा धन एवं आय की असमानता को कम करना आदि है। और उसका कथन क्या है कि निजी उद्योगों पर आधारित विकसित देशों में राजकोषीय नीति के उद्देश्य साधनों का अनुकूलतम आवंटन, आर्थिक विकास, स्थायित्व तथा आय का सर्वोत्तम वितरण आदि है, जो अल्पकालीन देशों के उद्देश्यों से बहुत भिन्न नहीं है। यद्यपि विकसित तथा विकासशील देशों की राजकोषीय नीति के उद्देश्यों में बहुत हद तक समानता है, फिर भी विकसित तथा विकासशील देशों में लोक वित्त के कार्यक्षेत्र भिन्न भिन्न हैं। विकासशील देशों की आर्थिक परिस्थितियां, वैधानिक तथा राजनीतिक वातावरण तथा टैक्स प्रशासन की क्षमता विकसित देशों के भिन्न होती है। अतः एक ही तरह के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए भी भिन्न नीतियों की आवश्यकता होती है। इसके अतिरिक्त इन देशों की प्राथमिकताएं भी भिन्न भिन्न हैं। जैसे हम अमेरिका की बात करेंगे, ये तो भैया रहा विकसित देश, इसकी प्राथमिकता आर्थिक विकास के उच्च स्तर को बनाए रखने हो सकता है, जबकि भारत हमारा विकासशील है और हमारे भारत के लिए स्थिरता के साथ विकास करना तथा पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण होगा। अब जो विकसित है वो हाई लेवल पर काम कर रहे हैं, लेकिन भारत जो हमारा विकासशील देश है या कोई भी विकासशील देश है, तो वहाँ पर उस देश के लिए स्थिरता के साथ विकास करना, पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना, ये सब एक महत्वपूर्ण काम हो। विकासशील देशों में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, ठीक है। अतः इन देशों में लोक वित्त का अधिक महत्व होता है। ऐसे राज्यों में जहां जनतंत्रीय प्रणाली कार्यरत हैं, वहां भौतिक नियंत्रण का अच्छा नहीं माना जाता। देखिए क्या बोला जाता, जहाँ जनतंत्रीय प्रणाली है वहाँ भौतिक नियंत्रण को अच्छा नहीं माना जाता। अतः ऐसे राज्यों में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों के माध्यम से परोक्ष नियंत्रण का सहारा लेकर वांछित उद्देश्यों की पूर्ति का प्रयास किया जाता है। भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इंगित किया गया है, क्या किया गया है कि नियोजन की प्रजातंत्रीय पद्धति में साधनों के प्रत्यक्ष अधिग्रहण से बचा जा सकता है तथा मुख्य रूप से कीमत यंत्र के माध्यम से ही कार्य किया जाता है। अल्प विकसित देशों में लोक वित्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए राजा चेलैया ने कहा, देखिए अल्प विकसित देशों में लोक वित्त के महत्व को लेकर चेलैया ने क्या कहा कि एक प्रजातंत्रीय देश में राजकोषीय नीति सर्वाधिक शक्तिशाली तथा सबसे कम अवांछनीय नियंत्रण यंत्र है, नहीं जिसका उपयोग, देखिए क्या बोला, एक चिलैया क्या कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला के कि एक प्रजातंत्रीय देश में जो राजकोषीय नीति होती है सबसे ज्यादा शक्तिशाली और कम अवांछनीय नियंत्रण यंत्र है, जिसका उपयोग सरकार आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकती है। तो राजकोषीय नीति का उपयोग किसके लिए, तो आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए कर सकती है। अब आप देखोगे कि पूंजी निर्माण अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है। देखिए अगर कोई अल्प विकसित देश है तो पूंजी निर्माण अल्प विकसित देशों की प्रमुख समस्या है,
जिसके समाधान हेतु इन देशों को राजकोषीय नीति का सहारा लेना पड़ता है और उचित कर नीति के माध्यम से बचतों में वृद्धि तथा विनियोग को प्रोत्साहित किया जा सकता है। वहीं अगर नर्क्स की बात करेंगे तो नर्क्स ने कहा कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या का सामना करने में लोक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण है। पूंजी निर्माण की समस्या में, है ना, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक स्टेटमेंट देखने को क्या मिला कि पूंजी निर्माण अल्पविकसित देशों की प्रमुख समस्या है। लेकिन नर्क्स जो है हमारे अर्थशास्त्री, वो क्या कर रहे हैं कि अल्पविकसित देशों में पूंजी निर्माण की समस्या का सामना करने में लोक वित्त की भूमिका महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, अगर वो अल्पविकसित देश है तो वहाँ पूंजी निर्माण कहीं ना कहीं उनके लिए समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके लिए एक अहम योगदान होगा उससे। क्या जी? नहीं। अच्छा, अल्पविकसित देशों में लोक वित्त के महत्व को स्पष्ट करते हुए यह कहा जा सकता है कि इन देशों में आर्थिक विकास की गति प्रदान करने, आर्थिक विषमता को कम करने, उद्योगों को संरक्षण एवं सहायता देने, सामाजिक सुरक्षा एवं जन कल्याण को बढ़ावा देने, देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा बनाए रखने, दुर्लभ साधनों को सर्वोत्तम ढंग से आवंटन करने, ठीक है, आधारभूत उद्योगों की स्थापना करने, सामाजिक एवं आर्थिक पूंजी का निर्माण करने, बाजारों का विस्तार करने तथा गरीबी एवं बेरोजगारी को दूर करने में सरकार राजकोषीय नीति को एक कारगर अस्त्र के रूप में प्रयोग कर सकती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर लोक वित्त की विचारधारा और उसके अवधारणा बोले तो कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस किया जाए